नमस्कार। आज हम एक कहानी की तहों में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है एबी, काला पत्थर का रहस्य। हमारे पास इसका पूरा प्लॉट सारांश है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इसके जरूरी हिस्सों को समझना चाहते हैं, खासकर वो रहस्यमयी काला पत्थर और एबी की जो पूरी यात्रा है, उसका मतलब क्या है। कहानी का सेटअप देखा जाए तो काफी सीधा लगता है। शुरू में एक बहन है, गंभीर बीमारी है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, और फिर एक खतरनाक नौकरी। हाँ, बहुत खतरनाक। लेकिन यहीं से कहानी एक बिल्कुल असाधारण मोड़ लेती है। सही कहा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये काला पत्थर आखिर है क्या, और इसने एबी की जिंदगी को कैसे पूरी तरह उलट पुलट कर दिया। शुरुआत होती है एबी और उसकी बहन बेथ के रिश्ते से। बहुत गहरा रिश्ता था। हाँ, माँ की मौत के बाद एबी ही थी जो बेथ का ख्याल रखती थी। सब कुछ थी वो उसके लिए। और फिर पता चलता है कि बेथ को टर्मिनल कैंसर है, इलाज बहुत महंगा। तो अब पैसों की जरूरत है। इसी मजबूरी में एबी यूरोप रूस सीमा पर वो खतरनाक नौकरी लेती है। जियोलॉजिस्ट है वो। हाँ, यूरेनियम खोजने का काम। पहाड़ों में जान का खतरा तो था ही, पर पैसे अच्छे मिल रहे थे। यहीं पर मुझे लगता है कहानी का भावनात्मक आधार बनता है। बहन के लिए ये जो बेताबी है ना एबी की, वही उसे इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं रह जाती, ये उम्मीद है और शायद हताशा भी। बिल्कुल, वो एक जियोलॉजिस्ट है, ये उसका काम है, पर हालात उसे अपनी सीमाओं से कहीं आगे धकेल रहे हैं। सही है। और मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब उसे यूरेनियम नहीं मिलता। और ठीक इसी समय पिता का फोन आता है, बेथ की हालत बिगड़ रही है। तो अब उसकी बेताबी आप समझ सकते हैं और बढ़ जाती है। उसे लगता है बस यूरेनियम ढूंढना ही होगा, पैसे चाहिए ही चाहिए। हाँ, और यहीं वो फैसला करती है अकेले जाने का, वो भी प्रतिबंधित रूसी सीमा के पास घने जंगलों में। उसका साथी मना करता है। हाँ, वो खतरनाक कदम था, लेकिन वो रुकी नहीं रुकी। और तभी उससे वो अजीब काला पत्थर मिलता है। वो पत्थर। और देखिए, वो एक जियोलॉजिस्ट है, तो उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। बिल्कुल, ये असाधारण है, कीमती है, और यही कहानी में एक नैतिक मोड़ आता है ना? हाँ, वो क्या करती है, उसे कंपनी को नहीं बताती। नहीं, वो उसे खुद रख लेती है। सोचती है इसे बेचकर बहन का इलाज करवाएगी। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मजबूरी थी, या उस पत्थर में ही कोई ऐसी अजीब कशिश थी, कोई खिंचाव। ये सवाल बहुत जल्दी कहानी में अहम हो जाता है, क्योंकि चीजें यहीं से अलौकिक होनी शुरू होती हैं। सही कहा, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या होता है, वो वापसी के लिए हेलीकॉप्टर लेती है, और रास्ते में कुछ अजीब चीज हेलीकॉप्टर से टकराती है। बाद में पता चलता है कोई पक्षी नहीं था वो। अच्छा। और हेलीकॉप्टर क्रैश, एबी बेहोश। होश आता है तो देखती है एक पायलट मर चुका है, और दूसरा बुरी तरह घायल। कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब। मतलब मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं। कोई नहीं। और सबसे नजदीकी सड़क 60 किलोमीटर दूर। ऊपर से मौसम, हालात सब बेहद खराब। गजब है, कहानी पूरी तरह पलट गई। अब ये बहन को बचाने का मिशन नहीं रहा। नहीं, अब ये खुद के बचने की लड़ाई बन गई है। वो अकेली है, घायल है, और मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कहानी का ये अचानक यू टर्न वाकई तनाव पैदा करता है। और फिर आता है जॉन। हाँ, ये कहानी का एक और बड़ा रहस्यमयी मोड़ है। बिल्कुल। एबी किसी तरह हेलीकॉप्टर की बैटरी से वॉकी टॉकी चार्ज करती है, और उसे एक आवाज सुनाई देती है, जॉन की। और इत्तेफाक देखिए, जॉन का हेलीकॉप्टर भी पास में ही क्रैश हुआ है, कोई 30 किलोमीटर दूर। हाँ, और वो भी बुरी तरह घायल है। ये इत्तेफाक को ज्यादा नहीं लगता? उसी सुनसान बर्फीले इलाके में एक और क्रैश। सोचने वाली बात है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह कि जॉन को कैसे पता चला कि एबी यूरेनियम खोजने आई थी। हाँ, जब एबी खुद को जियोलॉजिस्ट बताती है, जॉन फौरन अंदाजा लगा लेता है। बिल्कुल, ये पहला बड़ा संकेत है कि जॉन शायद वो नहीं है जो वो आवाज से लग रहा है। कुछ गड़बड़ है। यहीं से शक गहराने लगता है, है ना? हाँ। अब एबी के पास दो रास्ते हैं, या तो 60 किलोमीटर दूर सड़क तक जाए, जो बहुत मुश्किल है। हाँ, या फिर 30 किलोमीटर दूर जॉन के पास, जिसके पास शायद बेहतर सप्लाई या रेडियो हो सकता है जिसे वो ठीक कर सके। तो वो जॉन के पास जाने का फैसला करती है, एक जोखिम भरा फैसला। जॉन उसे आगाह भी करता है। हाँ, कहता है रास्ता खतरनाक है और शायद उसका उपकरण काम न करे, पर वो जाती है। और फिर रात में उसे पता चलता है कि वो काला पत्थर वाकई साधारण नहीं है। बिल्कुल, जब वो पत्थर को हाथ में लेती है
वो आकार बदलता है। आकार बदलता है। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब ये साफ हो गया कि पत्थर सिर्फ कीमती नहीं है, ये कुछ और ही है। क्या है ये? कोई उन्नत तकनीक, एलियन वस्तु? यहीं से जो कहानी का शीर्षक है काला पत्थर का रहस्य, वो सही मायने में सामने आता है। और ये पत्थर अब सिर्फ एक खोज नहीं रहता। नहीं, ये एबी के बचने का जरिया भी बनने लगता है। हाँ, अगले दिन का वो सीन याद है जब उसे एक सीधी खड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। हाँ, तब उसे इस पत्थर की शक्ति का असली अंदाजा होता है। क्या करती है वो? वो उसे एक चाकू का आकार देती है और उसकी मदद से ऊपर चढ़ती है। गजब। और फिर नीचे उतरने के लिए उसे एक लंबी रस्सी बना लेती है। सोचिए जरा। ये सीन सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, ये पत्थर के स्वभाव को दिखाता है। वो एबी की जरूरत या शायद उसकी इच्छा के अनुसार ढल रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक औजार है या इसकी अपनी कोई चेतना है? क्या ये एबी की मदद कर रहा है या उसे फंसा रहा है? फंसाने वाली बात इसलिए भी दिमाग में आती है क्योंकि जैसे ही वो नीचे उतरती है, जॉन उसे चेतावनी देता है। क्या कहता है? कहता है, आगे रूसी सीमा है, देखते ही गोली मार देंगे। और ठीक तभी एबी फिसलकर गिर जाती है, पैर में चोट लग जाती है। तो यहाँ जॉन की भूमिका और पेचीदा हो जाती है। क्या वो सच में मदद कर रहा था या उसे किसी खास दिशा में धकेल रहा था? अब तक जॉन सिर्फ एक आवाज है, एक रहस्यमयी मददगार। हाँ, खैर एबी आगे बढ़ती है और एक वीरान सुनसान सी बस्ती में पहुंचती है। सुबह होती है और उसे एक रूसी सैनिक दिखता है। वो डरकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे देख लेता है। हाँ, दोनों में टकराव होता है, एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और एबी गलती से सैनिक के पैर में गोली मार देती है। ओह! लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? और तभी सैनिक के वॉकी टॉकी पर किसी का संपर्क आता है। आवाज बिल्कुल जॉन जैसी है। जॉन जैसी? हाँ, लेकिन वो सैनिक से किसी और की तरह बात कर रहा है, जैसे वो उसे जानता हो, कोई और पहचान हो। अरे बाप रे, दिमाग घूम गया होगा एबी का तो। बिल्कुल। अब साफ हो गया कि जॉन कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये इन पत्थरों से जुड़ी कोई इकाई है, कोई चेतना है शायद। एबी वॉकी टॉकी पर पूछती है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? पर कोई जवाब नहीं मिलता। रहस्य और गहरा गया। हाँ, और अब एबी और वो घायल रूसी सैनिक जो कुछ देर पहले दुश्मन थे, अब एक ही नाव में सवार हैं, एक अनदेखे दुश्मन या ताकत के खिलाफ। ये स्थिति की विडंबना देखिए। एक बाहरी खतरा या एक बड़ा रहस्य कैसे आपसे दुश्मनी को एकदम बेमानी बना देता है। सही कहा। दोनों को अब जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। ये कहानी के सर्वाइवल थीम को और गहरा करता है। लेकिन साथ ही वो अलौकिक रहस्य भी बना रहता है। ये पत्थर आखिर चाहते क्या है? एबी सैनिक की मदद करती है, उसके पैर पर पट्टी बांधती है, दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जॉन की आवाज, वो अब एबी को सैनिक के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। अच्छा, क्या कहता है? अजीब बातें करता है, सैनिक पर शक करने को कहता है। एबी डर जाती है, उसे लगता है ये पत्थर खतरनाक है और वो अपना काला पत्थर फेंक देती है। हाँ, और तभी सैनिक बर्फीली झील की बर्फ टूटने से पानी में गिर जाता है। ओह नहीं। एबी उसे बचाने जाती है, पर वो खुद भी गिर जाती है। पानी तो जानलेवा ठंडा होगा। ये एक और चरम संकट की स्थिति। यहाँ एबी का अपने पत्थर को फेंक देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। क्या वो उस शक्ति से डर गई थी या उसे नकार रही थी? शायद दोनों। वो किसी तरह झील से बाहर निकल आती है, लेकिन सैनिक नहीं बच पाता। अब वो बिल्कुल अकेली है और ज्यादा टूटी हुई। गुस्से में वो रेडियो की बैटरी निकालकर फेंक देती है। अच्छा। पर जॉन की आवाज अब भी सुनाई दे रही है। बिना बैटरी के? हाँ, बिना रेडियो के। ये तो सबसे डरावना हिस्सा है। अब ये पक्का हो गया है कि ये संपर्क भौतिक नहीं है। नहीं, ये शायद टेलीपैथिक है या सीधे पत्थरों से जुड़ा है। वो अलौकिक तत्व अब पूरी तरह हावी हो चुका है। हाँ। एबी पूरी तरह थक चुकी है, हार चुकी है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर? और होश आने पर वो खुद को एक गड्ढे में पाती है। गड्ढा? हाँ, वही गड्ढा जो कहानी की बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था। इसमें गर्म पानी है, अजीब तरह से आरामदायक, और ये पानी उसे जैसे ठीक कर रहा है, उसे नई जान दे रहा है। गरम पानी? बर्फीले इलाके में। हाँ, लेकिन तभी पानी में उसे एक कंकाल दिखता है। कंकाल? पायलट की वर्दी में, और वर्दी पर नाम क्या लिखा है? जॉन। तो जॉन मतलब असली पायलट, वो तो कब का मर चुका था। हाँ, ये सबसे बड़ा खुलासा है। वो आवाज, वो चेतना, वो इन पत्थरों की थी।
स्रोत के अनुसार ये पत्थर शायद प्राचीन जीव हैं, एलियन भी हो सकते हैं या धरती की कोई अज्ञात जीव। और उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानी मेजबान चाहिए। हाँ, लेकिन वो मेजबान को नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब मारते नहीं, बल्कि एक अलग तरह का अस्तित्व देते हैं। जॉन ने, यानी असली पायलट ने 65 साल पहले स्वेच्छा से खुद को उन्हें सौंप दिया था। हाँ, और तभी कई चमकते हुए काले पत्थर पानी में तैर कर आते हैं और एबी के शरीर से चिपक जाते हैं। ओह, और उसे फिर जॉन की आवाज सुनाई देती है, मतलब पत्थरों की चेतना की आवाज। वो उसे भी वही अमर लेकिन अमानवीय जीवन अपनाने को कह रही है। तो कहानी यहाँ अपने चरम पर पहुंचती है। एबी के सामने एक बड़ा चुनाव है। हाँ, क्या वो इस अजीब अमरता को स्वीकार करेगी जो उसे उसकी शारीरिक तकलीफों से शायद मुक्त कर दे, पर उसकी मानवता छीन ले, या वो अपनी बहन के पास लौटने की जो उसकी मानवीय इच्छा है उस पर कायम रहेगी? एबी मना कर देती है, साफ इनकार। वो कहती है मुझे बस अपनी बहन के पास जाना है। उसने चुन लिया। हाँ, और अगले ही पल वो जादुई रूप से अपने घर के सामने खड़ी है। घर के सामने? हाँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट। धूप खिली है, वो अंदर जाती है, अपनी बहन से मिलती है, गले लगती है। वो दिखाया गया। क्या ये उसे लुभाने का एक आखिरी तरीका था या उसके इनकार का नतीजा? कहानी यहाँ थोड़ी अस्पष्ट है, जो इसे और दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल, भ्रम टूटता है। वो असल में घर के दरवाजे पर ही खड़ी है, लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो सामने बर्फीला तूफान है। ओह, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ लेती है। क्या ये बचाव असली था या ये भी एक और भ्रम? कहानी हमें इस पर सोचने पर मजबूर करती है। ये सवाल बना रहता है, लेकिन चाहे बचाव असली हो या ना हो, नतीजा वही होता है जो एबी ने शायद चाहा था। मतलब वो अपनी बहन के पास पहुंच जाती है ठीक उसके अंतिम क्षणों में। तो उसकी इच्छा पूरी हुई, पर किस कीमत पर? या शायद पत्थरों ने ही उसे पहुंचाया? ये व्याख्या पर निर्भर करता है। कहानी के अंत में एबी अपने पिता के साथ अपनी बहन के पास है। बेथ अपनी आखिरी सांसें ले रही है और एबी वो इस मृत्यु को स्वीकार कर रही है। शायद उसी तरह जैसे जॉन जाने वो चेतना उसे समझा रही थी, वो अपनी बहन की मृत्यु के लिए अब तैयार है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली अंत है। ये सवाल उठाता है कि आखिर जीना क्या है? क्या ये सिर्फ शारीरिक अस्तित्व बनाए रखना है जैसा जॉन चेतना ने चुना था, या ये मानवीय रिश्ते हैं, प्यार है, दुख है और अंत में स्वीकृति है जैसा एबी ने चुना? सही कहा। पत्थरों ने उसे एक रास्ता दिखाया, उसने दूसरा चुना। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी यात्रा से हम क्या सार निकाल सकते हैं? ये सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये काले पत्थर क्या हैं? मददगार हैं, परजीवी हैं या बस अलग हैं? उनकी शक्ति तो जबरदस्त है, वास्तविकता को मोड़ने की, एक अजीब किस्म की अमरता देने की। मुझे लगता है जो मुख्य बात उभर कर आती है वो है चुनाव और स्वीकृति की। एबी को एक ऐसी शक्ति मिली जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती थी। पहाड़ चढ़ना, बचना। लेकिन उसकी कीमत थी उसकी मानवता, उसके रिश्ते, उसकी भावनाएं। उसने वो कीमत चुकाने से इनकार कर दिया। उसने मानवीय रिश्तों और भावनाओं को चुना, भले ही उसमें दर्द और नुकसान शामिल था। कहानी शायद यही पूछती है कि हम नुकसान और दुख के सामने क्या चुनते हैं? क्या हम उससे लड़ते हैं, भागते हैं, या उसे स्वीकार करना सीखते हैं? और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल हम छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर आपको ऐसी कोई शक्ति मिले जो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल को चुटकी में हल कर दे, लेकिन बदले में आपकी जानी पहचानी दुनिया या शायद आपका मानवीय रूप ही छीन ले, तो आप क्या चुनेंगे? बड़ा सवाल है। एबी का अंत हमें दुख और उन चीजों के बारे में क्या सिखाता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते? शायद स्वीकृति में भी एक तरह की ताकत है।